ये झूठ बोलते हैं, ये गलत कहते हैं। माशाअल्लाह ये जो स्टेट मिनिस्टर साहब हैं, इनको शायद इसीलिए स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की आज समाअत हुई और समाअत के दौरान साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कई खामियां हैं और इस पर अभी काम की ज़रूरत है। रिपोर्ट में कई आदाद-ओ-शुमार को दोहराया गया। समझ नहीं आ रहा कि आदाद-ओ-शुमार कहाँ से आए हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा कि 2 दिन पहले ही उन्हें यह केस मिला है, कुछ चीज़ें देखने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। हमारी कुछ गलतियां हैं तो हम तस्लीम करेंगे, अगर कमेटी की गलतियां हैं तो दुरुस्त की जाएं। इससे कबल 4 जनवरी को इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकाउंट स्टेटमेंट में शामिल कैश रसीदें बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के अहतियात मौसूल हुए। पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर ही नहीं की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 बैंकों से 2008 से 2012 तक के अकाउंट्स की तफसीलात असासों में जाहिर नहीं की गई। 5 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ने ऑडिट रिपोर्ट्स का एक ही टेक्स्ट जारी किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई तारीख दर्ज नहीं की। तारीख का दर्ज ना होना अकाउंटिंग मेयार के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1414 पाकिस्तानी, 47 गैर मुल्कियों और 119 कंपनीज के कंट्रीब्यूटर्स ने फंडिंग की। फंडिंग करने वालों में 4755 पाकिस्तानी जबकि 41 गैर मुल्की और 230 फॉरेन कंपनीज शामिल थीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने 2010 से 2013 के दरमियान अमेरिका से $23,44,882 के फंड्स इकट्ठा किए। इसके अलावा दुबई, बरतानिया, यूरोप, डेनमार्क, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा भी कई दीगर ममालिक से फंड्स मिले। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी ने बैरून मुल्क से पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग का पता चलाया, मगर पीटीआई स्क्रूटनी कमेटी को ज़राए बताने में नाकाम रही है। स्क्रूटनी कमेटी को गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स तक रसाई नहीं मिली, इसीलिए कमेटी पीटीआई को फंडिंग के ज़राए पर तबसरा नहीं कर सकती। पीटीआई ने गोशवारों में एमसीबी, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर के अकाउंट जाहिर नहीं किए। स्क्रूटनी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि ऑडिट रिपोर्ट्स और पीटीआई की बैंक स्टेटमेंट्स में तजाद है और आज दौरान समाअत अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के कुछ हिस्से हमें नहीं दिए गए। स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह स्पेशल सेक्रेटरी भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और बताया कि एक मेंबर की रिटायरमेंट के बाइस स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस भी इसी नौयत का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से खुफिया रखने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। स्क्रूटनी कमेटी का कोई डॉक्यूमेंट खुफिया नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी की तश्कील 9 की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी है और इस समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार और पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू की। क्या बातचीत, जरा देखिए। एक हुक्मरान सियासी जमात की गैर कानूनी फंडिंग पे आज तक पर्दा डाला गया। ये कौमी सलामती से खेलने के मुतरादिफ है। वो जो तमाम मामलात खुफिया रखे जा रहे थे, जो कि स्क्रूटनी कमेटी ने गैर कानूनी तौर पे अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उसको क्लासिफाइड रखा जाए, वो आज फैसला हुआ हमारे हक में कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमको दिए जाएंगे। जब वो डॉक्यूमेंट्स की तफसील अवाम के सामने आएंगी तो होशरबा इंकशाफात होंगे। अब इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात फ़र्रुख हबीब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और हर पेशी के बाद ही वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि हम पर मरियम नवाज़ ने यहीं खड़े होकर कहा था कि इसराइल और भारत से फंडिंग हुई है, पीटीआई तो अपने अकाउंट सामने ले आई है। मैं मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को चैलेंज करता हूं कि आकर अपनी जमातों की फंडिंग का बताएं कि भवन दास कौन था जो करोड़ों रुपए भेजता रहा। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपने भी 35 करोड़ का हिसाब देना है। पीपल्स पार्टी ने भी 11 अकाउंट छुपा रखे हैं। फर्रुख हबीब ने किस तरह से इन दोनों जमातों से मुतालिक बातचीत की, ये देखिए। पीटीआई तो अपने अकाउंट सामने ले आई। मैं मरियम सफदर को चैलेंज करता हूँ, मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूँ कि वो भी सामने आए, आकर जो है वो अपनी जमातों के अकाउंट्स भी लेकर आएँ, ये बताएं कि ये भवन दास कौन था जो नून लीग के अकाउंट में करोड़ों रुपया डालता रहा।
और मैं बिलावल को भी ये कहूँगा कि आपने भी 35 करोड़ का हिसाब देना है, आप भी वो हिसाब दें आके। आपके भी 11 अकाउंट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने भी छुपा रखे हैं, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर सामने आया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी हिसाब लें, पता चले ये फजलुर रहमान लीबिया से किस चक्कर में फंड लेते रहे हैं। तो अब फ़ारूक हबीब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी मुतालबा कर रहे हैं कि अब आप लोग भी तैयार रहें और आप लोग जो अपने अकाउंट्स हैं उनका भी जवाब आकर दें। उन्होंने पीपल्स पार्टी को खासतौर पर कोट करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को 35 करोड़ रुपए का हिसाब देना है और ये भी बताना है कि 11 अकाउंट्स जो छुपाए थे क्यों छुपाए गए और स्टेट बैंक की रिपोर्ट में ये तमाम हक़ाइक़ उनके मुताबिक सामने आए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। फ़ारूक हबीब साहब की गुफ्तगू आज जो इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने समात के बाद की, वो सुनी होगी। ज़ाहिर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक केस में तो सामने आ गई, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा देरीना मुतालबा है कि नून लीग और फिर पीपल्स पार्टी का भी हिसाब एक साथ ही हो जाए। तो ये 35 अरब के फंड्स आप लोगों ने पीपल्स पार्टी ने छुपाए, नहीं बताए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में 11 अकाउंट्स भी आपके खुफिया सामने आए जिनका फ़ारूक हबीब साहब जिक्र कर रहे थे। खोसा साहब, क्या वाकई हक़ाइक़ पर मबनी बयान है? वो तो 35 करोड़ कह रहे थे, आपने 35 अरब बना दिए। अच्छा, 35 करोड़, माजरत, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये जहाँ तक ताल्लुक है 7 साल स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैंने कहा थोड़ा ही फ़र्क पड़ा है, तस्हीह कर दूँ। बात क्या, देखिए बात ये है कि ये 7 साल तक ये छुपते रहे और 7 साल तक पहले ये सुप्रीम कोर्ट में गए कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अख्तियार ही नहीं है। वहाँ से इन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद जब फिर वापस इलेक्शन कमीशन के पास आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 219 में ये इलेक्शन कमीशन ही का काम है ये बुनियादी कि वो फंड्स को देखे उन सियासी जमातों को जो रजिस्टर्ड होती हैं एज पॉलिटिकल पार्टीज़ अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002। तो उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट्स में जाते रहे कि जी इनको जो है इसको अखबारों से इनको तशरीह ना की जाए, इसकी अखबार और मीडिया में प्रिंट में ये जो है सीक्रेट रखे जाएं, ये प्रोसीडिंग्स जो हैं ये ना जाएं। वो भी इन्होंने मार खाई। बिलाखिर इन्होंने आखिर 7 साल के बाद खुदा करके ये इनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट आ गई कि इनके 26 अकाउंट्स जो हैं फॉरेन अकाउंट्स वो इन्होंने नहीं दिखाए और वो अकाउंट्स हैं जिनमें वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ और वो कंपनीज़ भी हैं जो पाकिस्तान से जिनके मफादात मुतसादिम हैं। सो वो ममनुआ यानी प्रोहिबिटेड फंड्स में उनकी तारीफ़ आती है और इसलिए वो उनका कोई जवाब नहीं बनता, वो इलेक्शन कमीशन देखेगी। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, फ़ारूक हबीब साहब थ्रू आउट आते रहे हैं क्योंकि मैं इन केसेस में वकील भी रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इन्होंने दरख्वास्त दे दी। हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से तस्दीकी सर्टिफिकेट्स दिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फ़ंड जो है वो फॉरेन फंड के ज़रिए इनके उसमें नहीं आया, कोई फ़ंड फॉरेन फंड नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट में। ये हमने सर्टिफिकेट्स बाकायदा तस्दीकन दिलाए क्योंकि केस था फॉरेन फंडिंग का। अब ये जो हमारे खिलाफ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो वो खुद ही अपना भजनदास या जो भी हैं वो जवाब देंगी, मैं उनके जवाब उनके बिहाफ पे नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी के 11 अकाउंट्स की बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने भी 11 अकाउंट छुपाए और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। ने जी नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये गलत कहते हैं। माशाअल्लाह ये जो स्टेट मिनिस्टर साहब हैं इनको शायद इसीलिए स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है क्योंकि इन्होंने ये 7 साल यही बाहर निकल के इसी तरह की बातें करते थे इलेक्शन कमीशन से जब भी ये निकलते थे, और जितने भी इनके ख़िलाफ़ मुकदमात के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सभी होते चले आए हैं, ये बदस्तूर उस पर बज़िद रहे हैं। और शायद इसी वजह से किसी को पीटीआई में जब ओहदा मिलता है तो इसीलिए मिलता है कि आप कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं और कितना ज़्यादा आप जो है फ्रंट फुट पर जाकर ये इल्ज़ामात की बौछार और दुश्मन दराजी कितना ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इनको माशाल्लाह पजीराई मिलती है अपनी पार्टी में। सो मुझे कोई इस तरह ताज्जुब नहीं होता है जब इस तरह की बातें होती। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम ये लगा कि ये पीपल्स पार्टी यानी 3 पीस, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को क्यों ये फ़ंड देती है। ये अकाउंट्स इस अंदाज से इन्होंने एतराज़ात किए।
मैं चूंकि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रहा हूँ 4 साल जो म्याद होती है, और मेरे दस्तखत से जो है हम अपने जो है फंड्स की तस्दीक वो देते थे, ऑडिट करा के हम हर साल एक लाजिम होता है पॉलिटिकल पार्टी पर अपनी फंड्स की तफसील जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑडिटेड जो है रिपोर्ट देना मकसूद होती है, वो मैं खुद अपने दस्तखत से देता रहा हूँ। अब हमने ये किया क्योंकि 4 पीस और 3 पीस की स्टोरी आप सबको पता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ऐसे कानून बना दिए जिसमें अगर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में नहीं होंगी तो वो पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती है, इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकती है। हमने सारी रात बैठकर उसका एक तरीका निकाला कि हमने 4 पीस बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और हमने मखदूम अमीन फ़हीम साहब को उसका प्रेसिडेंट सदर बनाया और राजा परवेज़ अशरफ को उसका सेक्रेटरी जनरल बना के हमने 4 पीस के तहत जो है इलेक्शन लड़ा, जो तीर पर था। मैंने खुद इलेक्शन कमीशन में पिटीशन करके 3 पीस की जगह तलवार ली। अब जाहिर है दोनों पार्टियां तो लड़ नहीं सकती थी, और चूंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान में नहीं थी, 3 पीस लड़ नहीं सकती थी इलेक्शन, चूंकि उसकी चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, तो इसलिए 4 पीस। फिर हमने जब इलेक्शन आया तो हमने एक मीमो बनाया, एक आपस में इत्तेहाद करके कि जी 3 पीस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मदर पार्टी है वो 4 पीस के साथ इल्हाक करके 4 पीस जो है इलेक्शन लड़ेगी, और तीर के निशान पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। इसलिए हमने एक किस्म का उसका मर्जर, तो 4 पीस में 3 पीस के अकाउंट्स जो हमारे आए 11 अकाउंट्स, ये कहते हैं जी वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को नहीं दे सकती है। अच्छा। ओ भाई ये हमारा इंटरनल मसला है, ये आपका मसला नहीं है। ये सूरत हाल तो वैसे भी अभी 10 दिन में क्लियर हो ही जाएगी, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से मुतालिक बोला ना फंडिंग का नहीं है। अब आप लोगों के केस से मुतालिक भी 10 रोज में ये सामने आ जाएगी। काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जो भी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पीपल्स पार्टी नून लीग से मुतालिक आएगी तो ऑपोजिशन उसको भी वेलकम करेगी ना। आ जाए, आप देख लेंगे। मैं देखें, आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। हम बिल्कुल जो है अगर कोई है तो हम वजाहत कर देंगे, लेकिन फॉरेन फंडिंग मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि स्टेट बैंक ने लिख कर दे दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फॉरेन फंडिंग का एक अकाउंट भी नहीं है। सो अगर लोकल फंडिंग हमारी 3 और 4 पीस के दरमियान कोई तफावत आ रही है, कोई ऐसी तकरार आ रहा है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये इनका केस ये है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को फंड नहीं दे सकती है क्योंकि उनका क्लैश ऑफ, मगर हमारा तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं भाई। अगर कोई है भी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को नहीं दे सकती है, तो ये उस हालात में बना जब मुशर्रफ ने नामुमकिन कर दिया कि 3 पीस तो जो है इलेक्शन लड़ सके। और हम 1985 की वो तारीख को दोहराना नहीं चाहते थे कि पार्टी इलेक्शन से बाहर रहे। हम इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हर सूरत रहना चाहते थे। हमने इसीलिए सारी रात बैठकर 4 पीस बनाई, और अब दोनों पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, 3 पीबी और 4 पीबी। सही। तो अब ये ऑपोजिशन के तलवार है, निशान जो है ऑपोजिशन के नजदीक। अब जाहिर है ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 पीस का तीर है जिस पर हम इलेक्शन, इसी पर इन्हिसार है कि हुकूमत ने रहना है या फिर हुकूमत ने चले जाना है। क्योंकि इससे हटकर जो भी ऑपोजिशन की इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एहतजाज या जो भी तहरीकों का आप लोग ऐलान कर रहे हैं, वो चूँकि अलहदा उसमें कोई इतना असर नहीं है कि वो हुकूमत को हिला सकें। वो कि दावे तो बिलावल साहब कर रहे हैं कि मैं इस एहतजाज के जरिए हुकूमत को गिरा कर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अपोजिशन इस वक्त इसी केस पर डिपेंड कर रही है कि इसका क्या नतीजा आता है और फिर इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ज़हन में रखिएगा, हम सियासी मजलूम नहीं इन्हें बनने देना चाहते कि तकनीकी बुनियादों पर जो है इनको जो मार पड़नी है ना, इनको अवाम ने, आप देख लीजिएगा कि सुनामी जो इन्होंने महंगाई का बोझ अवाम पर डाल दिया है। 1 करोड़ नौकरी की बजाय 1 करोड़ जो है किसे क्या 2 करोड़ इन्होंने जो है बेरोजगारी की दहलीज में, गुर्बत की दहलीज से नीचे धकेल दिए हैं। 50 लाख घर मकान देने की बजाय इन्होंने 50 लाख लोगों को बेघर बना के छत उनसे छीन ली है। जो कहते थे हम कभी ड्रम कशकोल का प्याला तोड़ देंगे और हम IMF पे जाने की बजाय खुदकुशी कर लेंगे, वो ड्रम लेके भीख मांग रहे हैं सारी दुनिया में। जो अपनी खुददारी और खुद मुख्तारी की बात करते थे, उन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के पास, और ये दुनिया की वाहिद जो है स्टेट है जिसने स्टेट बैंक अपना जो है वो IMF के हवाले सुपुर्द करके
रियासत पाकिस्तान का उस पर कोई कंट्रोल और कोई दारोमदार नहीं रहने दिया। और आज डॉलर जो है वो आसमानों पर परवाज कर रहा है। आज तेल जो है देखें किस तरह जा रहा है, लेकिन खुद सब इतना कुछ इन्होंने कर दिया, लेकिन आप देखें कि ऑपोजिशन के बड़े लीडर्स और बड़ी जमातें अपनी अपनी अना के साथ खड़े हैं। वो आप उनकी तकसीम देख लें, बिलावल साहब ये कहते हैं अगर पीडीएम हमारी तजावीज़ मान ले तो हम साथ चलने का सोच सकते हैं। वहाँ से जवाब ये आया कि आप जमहूरी पार्टी नहीं थे, 9 पार्टीज इस्तीफ़ा देना चाहती थी, आपने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का ये जवाब बिलावल साहब को आ जाए तो ये पीडीएम पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है, पीपल्स पार्टी पीडीएम को अब उसका माजी याद दिला रही है। तो ये अगर हुकूमत ने इतना कुछ किया है तो एक बड़े कॉज के लिए तो आप लोगों को मुत्तहिद रहना चाहिए था फिर। नहीं, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब बादशाह हैं, वो उस कमेटी में नहीं थे, मैं उस कमेटी में था। हमने साफ पूछा था कि बजाय आप बताएं अगर आपके पास पंजाब की हुकूमत हो तो आप क्या इस्तीफ़ा देंगे। उसमें जो है खाकान अब्बासी साहब उसकी कमेटी की उनकी जानिब से वो कर रहे थे। वहाँ राना सनाउल्लाह ने साफ कहा कि जी हम क्यों इस्तीफ़ा दें। तो हमने कहा सिंध हमारी हुकूमत है, आज हमें क्यों आप कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दें। फिर हमने यही साफ बड़ा वाज़े कहा था हमारी सीईसी फैसला करेगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं खुद मेंबर हूँ। हमने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि इस्तीफ़े नहीं होंगे, सिर्फ ये ऑप्शन आखिरी के तौर पर हमने इसको एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर रखेंगे, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो बाकी ये तो बादशाह हैं जो कह रहे हैं कि जी इस्तीफ़ा देना। इस्तीफ़ा हमने ले लिए, सबने चेयरमैन के पास जमा हो गए, लेकिन तय यही हुआ था कि ये नहीं दिए जाएंगे। और फिर जब लॉन्ग मार्च, हम तैयार थे लॉन्ग मार्च पर, तो कहने लगे जी लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़े भी दें। इस्तीफ़ों का कभी तय ही नहीं हुआ था। बड़ा वाज़े तौर पर हमारी और मुस्लिम लीग नून की जब ये मीटिंग हुई थी जिसका मैं खुद हिस्सेदार था, हमदुल्ला साहब नहीं थे, उसमें यही तय हुआ था कि ठीक है जी इस्तीफ़ा हम एक थ्रेट के तौर पर, धमकी के तौर पर, उसको एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर तो रखेंगे, लेकिन देंगे नहीं इस्तीफ़ा। तो उसके बाद हमें छोड़ने के बाद चले हम पीडीएम से बाहर आ गए। कौन से इस्तीफ़े इन्होंने दे दिए हैं। तो खुदारा मुर्द इल्ज़ाम हमें ना ठहराइए, लेकिन ये हेडमास्टर किसी को नहीं बनने देंगे और ना ही कोई इसमें होता है। जब इल्हाक और इत्तेहाद होता है तो सभी जमातें अपने अपने जो है मंशूर के तहत, अपने अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तहत अपनी तंजीमों के ताबे होती हैं और फैसले एक फ़र्द वाहिद नहीं करता है, पूरी जमात करती है। सो इसलिए इसमें कोई शायबा नहीं है। और हम आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो बात की है, हमारे नुस्खे पर अगर चलें तो आज भी नो कॉन्फिडेंस भी हो सकती है। आज भी हम अगर ये हमारा साथ दें तो मोहतरम इमरान खान साहब को घर भेजा जा सकता है। अच्छा। देखें, जब हमने कहा कि बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और हम जो है इलेक्शंस गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद वगैरह में हम जब इनिशियली ये तजवीज़ आई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, तब भी पीडीएम और खासतौर पर नून लीग ने फॉर्मूला मांगा था कि आप किस बुनियाद पर ये बात कहते हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। और वो आज तक आपसे फॉर्मूला ही मान रहे हैं कि आप नंबर बताएं, नंबर गेम हमें समझाएं, ताकि फिर हम इस पर संजीदगी से गौर करें। तो आप लोग आकर ज़ाहिर टॉक शोज़ में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बात तो इसकी की जाती है, लेकिन उनको नहीं कन्विंस किया जाता। देखें, अब वो मैं ना मानूं वाली बात हो तो और बात है, लेकिन देखें लॉजिक जरा देखें। एक वक्त था, देखें टाइम इज ऑफ द एसेंस, सियासत में वक्त की बहुत अहमियत होती है। बिल्कुल। एक वक्त था जब मोहतरम इनके जो सबसे ज़्यादा एटीएम भी जिनको कहा जाता है, जहांगीर तरीन साहब और 38 ग्रुप की बात कर रहे हैं, 38 सूबाई रुकन उनके साथ जो थे बाहर आने को, जी तरीन साहब बाहर आने को तैयार थे। एक वक्त था उस वक्त जब परवेज़ इलाही साहब भी PMLQ बाहर आने को तैयार थी और वो जाहिर है कुछ मांगते थे, लेकिन बाहर के अब जो भी है वो इनको छुट्टी करवाने के हक़ में थे। सो पंजाब से हमने कहा शुरुआत करते हैं। पंजाब में अददी बरतरी सारी कुल 8 या 10 मेंबर्स की शॉर्टेज है। 8 या 10 मेंबर आप कई गुना ज़्यादा उनको ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन मैं आप कहना नहीं चाहता मगर PML नवाज को शायद मुख्तसरन बस आखिर में अभी पॉसिबिलिटी है अदम एतमाद की तजवीज़ की कामयाबी की आपके नज़दीक करता है, क्यों कामयाबी का इम्कान अभी मौजूद है अदम एतमाद? देखें, हमारे उस वक्त था कि पंजाब से शुरुआत करते हैं, पंजाब को टॉपल करते हैं तो मरकज़ खुद ब खुद गिरता है, क्योंकि पंजाब जिसके पास है मरकज़ वही बना सकता है। तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये तारीख़ी पस मंज़र आप देख लीजिएगा। हम ये दोनों चीज़ें करने के जो है हक़ में थे, हमने कोशिश की कायल करने की, लेकिन बावजूद वो ये जो है, देखें सियासत में जब आप बड़ा एक जो है अचीव करना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं शायद।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ खोसर साहब पाकिस्तान पड़ती है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और अदम एतमाद के इम्कानात के हवाले से कह रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि उस वक्त इम्कानात कामयाबी के बहुत ज़्यादा रोशन थे, लेकिन उस वक्त नून लीग और PDM की दूसरी जमातें नहीं मानी। लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के फार्मूले पर अगर तमाम अपोजिशन जमातें चलें तो अदम एतमाद की तहरीक को हम कामयाब कर सकते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बैरिस्टर साहब, अपोजिशन जमातें इस वक्त अदम एतमाद की तजवीज़ लाने के लिए सोच रही हैं। वो पंजाब में लाती हैं, वो विफाक में लाती हैं, पहले स्पीकर साहब के खिलाफ लाई जाती है, पहले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये बहरहाल उन्होंने तय करना है। तो संजीदगी से ले रहे हैं उनके इस अमल को? अगर वो तमाम जमातें एक हो जाती हैं और इस तरह की तहरीक पर संजीदगी से गौर करती हैं तो हुकूमत इस चैलेंज को देखने के लिए तैयार है? देखें, 2018 में इलेक्शंस हुए थे और हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई ऑपोजिशन आके ये कहती है कि हम पंजाब में या सेंटर में या सेनेट में या कहीं ना कहीं हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। कभी कहते हैं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कभी कहते हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, कभी कहते हैं स्पीकर नेशनल असेंबली पे, फिर कभी डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बात करते हैं। तो ये एक कांस्टेंट उनकी हर 2-3 महीने बाद एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अब तो ये शेर आने वाली बात हो चुकी है और ये जब भी इस तरह की बात करते हैं कि हम ले आएंगे और मीडिया पे फिर उसकी जिक्र होता है, तो PTI की तरफ से तो बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि हम इसका जवाब अब देना पसंद भी नहीं करते। अच्छा, क्योंकि ऐसी कोई बात ना है, ना थी, ना हो सकती है। आपने देखा कि हमारी हर वक्त जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ मुलाकातें भी होती रहती हैं। जब आप नेशनल असेंबली का देखें तो वहाँ वो कहते हैं हमने ये इलेक्शन का कानून या मिनी बजट पास नहीं होने देना, वो पास भी हो जाता है। जब जॉइंट सेशन बुलाया जाता है जो सबसे बड़ा लेकिन वैसे सब जो एतराज़ात अपोजिशन के हैं वही आप देखें उसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात और उन्हीं इशूज़ पर एतराज़ात आपके इत्तेहादियों को भी हैं। मसलन भी MQM जो मुख्तलिफ आप मिनी बजट में टैक्सेस लगाने जा रहे थे उस पर उन्हें एतराज़ात थे। माजी में महंगाई का एतराफ़ काफ लीग और MQM दोनों कर चुके हैं और ज़ाहिर है फिर यही चीज़ अवाम में भी इस वक्त लेकर हुकूमत के खिलाफ एक गम और गुस्से की तरह पनप रही है। तो सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि इस मुल्क के इशूज़ पर तो अब आपके अपने इत्तेहादी भी बात करने लगे, आपके अपने अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं। नूर आलम खान साहब को आप देख लें, फिर परवेज़ खटक साहब की जो बात 2-3 रोज़ पहले इजलास के अंदर हुई थी, तो वो सब अब अवामी मसाइल पर बात कर रहे हैं हुकूमत के अंदर भी। दो मुख्तलिफ बातें हैं। देखें, एक तरफ तो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का इशू। आपने वो सवाल पहले पूछा था, उसमें तो जिस तरह मैंने कहा कि कोई ना कभी कोई थ्रेट थी, ना पहले थी, ना फ्यूचर में होगी, ना अभी करंटली है। लेकिन जहाँ तक इश्यूज़ की बात है, इश्यूज़ पे बिल्कुल इख्तलाफात हो सकते हैं। आपकी सिर्फ अपोजिशन के साथ नहीं बल्कि आपके इत्तेहादियों के साथ भी हो सकते हैं और आपकी इंटरनली भी हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब ये मिनी बजट आ रहा था तो इस मिनी बजट में 1-2 ऐसी शिकें थी जिस पे मुझे भी इतराज़ था। अच्छा। मसलन जब टैक्स आप करना चाहें सोलर पावर पे, सोलर पावर जो घरों में इस्तेमाल आप करते हैं, जब उसकी इक्विपमेंट आप लगाते हैं घरों में, तो वो मेरी नज़र में टैक्स फ्री होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सोलर की जो इक्विपमेंट है वो लगा सकें। तो उस पर जब टैक्स लगाया गया तो उस पर मुझे भी शक हो सकता है या मुझे भी रंजिश हो सकती है कि ये वाला टैक्स नहीं लगना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई डिसेंशन हो गई है या कोई ऐसा इशू है जो कि पार्टी के साथ कोई किसी में तनाज़ा है या कोई नाराज़गी है। सही। उसका मतलब ये है कि इशू है, नेशनल इशू का बात है और हो सकता है कि जो बना रहे थे लोग बिनी बजट, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई जो कि मिस हो गई हो, उसको पॉइंट आउट करना, वो चाहे इत्तेहादी करे, चाहे अपोजिशन करे, चाहे इंटरनली कोई पार्टी का शख्स करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। सही। ये तो इश्यूज की बात है। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जहां अपोजिशन के कई इश्यूज होते हैं, 90% वो इश्यूज फॉर द सेक ऑफ इशू रेजिंग या ऑब्जेक्शन फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्शन होते हैं कि हमने शिकायत करनी ही करनी है। ठीक है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये पॉइंट आपका आ गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू पर बात करनी है जो हुकूमत के नज़दीक बहुत अहम है और वो है मियां नवाज शरीफ की वापसी और उनकी सेहत से मुताल्लिक।
तो इस पर मेडिकल बोर्ड की एक रिपोर्ट सामने आई है। अली जफर साहब से मजीद गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को जवाब जमा करवा दिया है। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लिया और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दी गई दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर नवाज शरीफ की मौजूदा सेहत पर राय नहीं दे सकते। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दस्तावेज़ात महज एक डॉक्टर की खतो किताबत है जिसके साथ किसी बैनुल अक़वामी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाई गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स, दिल और दीगर अमराज की रिपोर्ट्स नहीं भेजी गई। मेडिकल रिपोर्ट की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। और आज एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के मोमिन खुसूसी बराए इब्लाग डॉक्टर शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग के 4 लीडरों को पता है कि शरीफों का कोई मुस्तकबिल नहीं। 4 लोग पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफों को दरअसल नज़र आ गया है कि हम कमज़ोर हो गए हैं। इस बार 4 की डील मांगी जा रही है। नवाज शरीफ का वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो वो सीधा पाकिस्तान आएंगे। क्या कहा शहबाज गिल ने, जरा सुनिए। हर वक्त हर किसी से हर चीज मांगनी है, ये है शरीफ डॉक्ट्राइन। इक्तदार में आओ, माल बनाओ, उसके बाद डील लो, बाहर निकल जाओ। तो वो जो 4 लोग कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को टेक ओवर कर लिया जाए और अब हम खुद चलाएं, मेरे ख्याल में साहिब बात है, इसमें कोई मजाका नहीं। शरीफों को नजर आ गया कि हम वीक हो गए। शरीफों को नजर आ गया कि 2 पहले गए थे, 2 अब गए हैं। अब ये डील करने वाले कौन 4 लोग हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून में ये कहाँ स्टैंड करते हैं और ख़ुद मुस्लिम लीग नून का इस डील वाले मामले पर क्या मौक़िफ़ है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है और नवाज शरीफ के साथ पार्टी रहनुमा चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने ये कहा है हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए बेबुनियाद खबरें फैला रही है। मरियम नवाज़ ने मज़ीद ये कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में है मगर इसके बावजूद उनके मेंबरान उनकी इज्जत नहीं करते। साथ ही मरियम नवाज़ ने एक बार फिर हुकूमत के जाने की पेशगोई भी कर दी है। हकीकत यह है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नज़र आ रही है। जो आग के दरिया से वो गुजर के आई है, बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक MNA, एक MPA अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। तो अली जफर साहब, ये एक तो मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक के जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई है कि वो तो मुकम्मल है ही नहीं। वहाँ से तो सिर्फ एक डॉक्टर का ख़त आ गया है, रिपोर्ट्स किसी भी तरह की नहीं आई। अब इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत क्या इक़दाम उठा सकती है उनकी वापसी के लिए सरकारी तौर पर? देखें, ये बड़ी मुझे कुछ अजीबो गरीब बात इसलिए लगती है कि जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे मुल्क से बाहर और अदालत में मामला था और शहबाज शरीफ साहब भी उनके पिटिशनर के तौर पे अदालत में पेश हुए थे, तो अदालत को बड़ा क्लियरली एक कमिटमेंट दी गई थी कि जनाब हम जब बेहतर हो जाएंगे, जब तबीयत ठीक हो जाएगी, जब वो बीमारी का इतना इमरजेंसी नहीं रहेगी तो हम वापस आ जाएंगे। सही। और उसके लिए अदालत ने उनको कहा था कि आपकी फिर जिम्मेदारी है कि आप जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो आप हुकूमत तक पहुंचाते रहें ताकि आपका पता चल सके कि आपकी अब वाकई ही पोजीशन ऐसी है कि अब आप आ सकते हैं कि नहीं। तो ये जिम्मेदारी मॉरली भी और कानूनी तौर पे भी ये जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब की ही थी या उनकी मेडिकल टीम की कि वो हुकूमत को अपनी आगाह करते रहें प्रॉपर रिपोर्ट्स, प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ। ये नहीं कि एक लेटर लिखवा लिया किसी डॉक्टर से और ये कहा कि जनाब अभी तक उनकी इलाज की ज़रूरत है इंग्लैंड में, बल्कि प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट जो कि एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड जो है उसको देख के तो फैसला कर सके कि वाकई ही रिकॉर्ड के मुताबिक उनको अभी बाहर रहने की ज़रूरत है कि नहीं। ये चीज़ें नहीं जब पेश की गई। अभी आपने देखा कि एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया जिसका आपने जिक्र किया अभी, उन्होंने भी कह दिया कि हमें ये रिकॉर्ड मिला ही नहीं। तो अब ये लीगली और मॉरली, जैसा मैंने कहा, जिम्मेदारी तो नवाज शरीफ साहब की है और अगर वो नहीं पेश कर सकते तो उससे फिर एक ही तासुर लिया जा सकता है कि अब वो सेहतयाब हो गए हैं और अब वो उस पोजीशन में हैं कि वो वापस आ जाएं। क्योंकि अगर उनके पास ये रिकॉर्ड होता तो मंतक ये कहता है, लॉजिक ये कहता है
अली ज़फ़र साहब, ज़ाहिर है अभी तक तो उनके वापस आने का कोई इरादा नहीं है, कोई अनाउंस डेट नहीं है और लग भी नहीं रहा कि वो वापस आएँ। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आई। तो अब इस पूरी सूरत हाल में गारंटर शहबाज शरीफ साहब थे, जिनको मेक श्योर करना था कि वो तबीयत जब उनकी सही हो जाए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तो वो उनको वापस ले आए। तो अब उनके खिलाफ हुकूमत ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। आप चूँकि कानूनी माहिर हैं, क्या उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है इस केस में एज गारंटर? जी देखें, जो मैक्सिमम जो की जा सकती है, जब एक शख्स कोई स्टेटमेंट दे या रिकॉर्ड दे या अंडरटेकिंग दे या एफिडेविट दे अदालत के सामने और वो उसकी खिलाफ वर्जी करे, तो मैक्सिमम जो अदालत कर सकती है वो है तौहीन अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई, और उसमें उनको 6 साल सज़ा भी हो सकती है। और अगर वो 6 साल उनको सज़ा हो गई तो फिर वो ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं किसी किस्म की पार्लियामेंट में हिस्सा लेने की या उनको इलेक्शंस में हिस्सा लेने की। तो ये बहुत बड़ी सजा है एक पॉलिटिशियन के लिए, और एक बहुत मेरा ख्याल है कि अहम इशू है जो कि उनको एड्रेस करना चाहिए या देखना चाहिए। और फिर अली ज़फ़र साहब, इसी के साथ साथ क्या मियां नवाज शरीफ साहब को भी अदालत पाबंद कर सकती है या उनको भी हुक्म दे सकती है वापस आने का? चूंकि अब जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आ रही, अब वक्त भी महीनों बल्कि अब तो सालों गुजर चुके हैं और वो खुद भी नहीं आ रहे, बज़ाहिर वो सेहतियाब भी नज़र आ रहे हैं, तो अदालत उनको भी पाबंद कर सकती है? जी देखें, अदालत के कुछ हाथ थोड़े आइन और इंटरनेशनल लॉ के तहत बंधे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि अदालत हुक्म तो जरूर फरमा सकती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, क्योंकि अदालत का जो दायरा इख्तियार होता है वो मुल्क के हदूद के अंदर होता है। तो ये नहीं हो सकता कि अदालत यहाँ से हुक्म करे ब्रिटिश अथॉरिटीज को या यूके की अथॉरिटीज को कि वो नवाज शरीफ साहब को पकड़ के वापस नहीं। अदालत तो ज़ाहिर है अपनी अथॉरिटीज को ही हुक्म करेगी ना, और फिर हमारी अथॉरिटीज यूके की अथॉरिटीज से रब्ता करें, कोई ऐसा टीटी, कोई इस तरह की कानून साजी दोनों मुल्कों के दरमियान या मुआहिदा कुछ हुआ हुआ है कि फिर यहाँ की इंतजामिया वहाँ से रब्ता करे? जी, जो बैनुल-अक़वामी कानून ये कहता है कि 2 मुल्कों में मुआहिदा अगर होगा तो फिर एक मुल्क अपनी अदालतों के जरिए दूसरे मुल्क से बाशिंदा मंगवा सकता है। अच्छा। उसको कहते हैं एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। लेकिन बदकिस्मती से यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान में वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं साइन हुई। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो बहुत बार रिक्वेस्ट तो कर चुकी है, दरखास्त कर चुकी है, लेकिन चूंकि ट्रीटी नहीं है तो वो बरतानी हुकूमत को किसी तरह मजबूर नहीं कर सकती। अच्छा। कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकती पाकिस्तानी हुकूमत कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आ सके। तो इसलिए ये अभी फिलहाल मामला उधर ही अटका हुआ है कि ना अदालत का हुक्म वहां चल सकता है ना हमारा कोई लीगल। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी को तो अदालती हुक्म के तहत ये हुकूमत मुमकिन नहीं बना सकती, लेकिन जिस तरह भी शहबाज शरीफ के खिलाफ आपने कहा कि तौहीन अदालत का केस चल सकता है और सज़ा भी बड़ी हो सकती है, ताहयात नाअहली भी हो सकती है, तो अली ज़फ़र साहब क्या हुकूमत को इस बात का इल्म नहीं था कि ये कानूनी तौर पर हम ये कार्रवाई कर सकते हैं? फिर ये इतना लंबा टाइम 1.5-2 साल का अरसा गुजारना, चूँकि मेडिकल रिपोर्ट्स तो शायद चंद हफ्तों बाद ही आना बंद हो गई थी मियाँ साहब की, तो इतना वक्त क्यों लिया फिर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदालत जाने के लिए हुकूमत ने? और अभी भी सोचा ये अभी गई तो नहीं है अमली तौर पर? जी, उसके लिए प्रोसेस ज़रूरी है कि हम अपना कंप्लीट कर लें, और वो अब प्रोसेस शुरू हो गया है, मेडिकल बोर्ड बना है, उसके सामने ये रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। क्योंकि अगर हम वैसे उसके बगैर चले जाते तो शायद अदालत पूछती कि आपने कोई कोशिश की है, आपने कोई मेडिकल रिपोर्ट बिठाया है। तो अब वो बैठ गया है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कुछ वक्त गुजर गया है, लेकिन बहरहाल अब फैसला हो गया है कि इसको हमने आगे चलाना है मामले को, और ये अनाउंस भी हो गया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी ये अनाउंस किया है बात कि ये काबीना की डिसीजन है। उसके बाद अब वो कार्रवाई इसीलिए शुरू हो गई है और इसको अब आगे लेके जाया जाएगा और अदालत में जो एप्लीकेशन देनी है वो भी दी जाएगी। उसके बाद ये जो कंटेम्प्ट का मामला होता है, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये मामला होता है अदालत और जो कंटेमनर है उसके दरमियान। हम दरख्वास्त तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी या किसी और शख्स की भी कानूनी एक वो नहीं है, एक लोकस स्टैंड है जिसको हम कहते हैं कानून में, कि वो अदालत में जाके उनको कहें कि आप एक्शन लें। ये अदालत का हम दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन अदालत का और ये
कंटेम्प्टर का, जिसने तौहीन अदालत की हो, उसका मामला होता है और अदालत अगर चाहे तो कार्रवाई आगे कर सकती है। अच्छा, और अगर अदालत ने आगे कार्रवाई की तो फिर वो जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, वो फिर उसके प्रोसिक्यूटर बनेंगे और उसके बाद वो प्रोसिक्यूशन करेंगे और एक ट्रायल चलेगा। सही। अब बैरिस्टर साहब आखिर में ज़रा इसी से मुतालिक एक थोड़ा सियासी सवाल कि जो 4 लोगों से मुतालिक बात हो रही है, 4 लोगों से मुतालिक डील मांगी जा रही है, फिर 4 लोग मुलाकात करने भी गए, जब ये तमाम खबरें हुकूमत के पास मौजूद हैं तो फिर नाम क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे? कौन से 4 लोग गए और उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा या शरीफ ख़ानदान के लिए डील मांगी तो किससे मांगी? थोड़ी वजाहत के साथ हुकूमत बात करे तो लोगों को भी समझने में आसानी होगी ज़रा। जी, आप दुरुस्त कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि जो भी डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं, जो अंदाजे हैं, मुख्तलिफ अंदाजे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन काफ़ी देर से एक आप चीज़ तो देख रहे हैं कि PMLN के बीच में एक, और ये तो मीडिया पे भी आया है, इस पे रिकॉर्ड पे भी लोग आए हैं और आपस में जो बातें हुई हैं और पब्लिक में वो भी सामने आई हैं, और उसमें ये नज़र आता है कि PMLN में 2 कैंप्स बन चुके हैं और एक कैंप, एक साइड जो नवाज शरीफ साहब को चाहते हैं कि वो अभी तक कंटिन्यू रखें, और दूसरी साइड बड़ी क्लियरली चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इतना एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक वन साइडेड स्टांस ले लिया है कि उनको अब हट जाना चाहिए और उनकी जो बेटी हैं वो उनको भी पॉलिटिक्स से हट जाना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को आगे आना चाहिए। तो ये कैंप्स तो चल रहे हैं, डिवीजन तो नजर आ रही है एक पॉलिटिकल पार्टी में। बहरहाल वो मेरे लिहाज से उनका अपना पर्सनल इंटरनल मामला है, हर पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, वो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उनको उसको देखना चाहिए। आफ्टर ऑल एक अहम जमात है और कोई ना कोई उसमें पावर स्ट्रगल जो हो रहा है, कोई ना कोई एक ग्रुप आगे निकलेगा। ठीक है, चलें, हुकूमत समझती है कि ग्रुपिंग इस वक्त उस पार्टी में मौजूद है, तकसीम इसमें बहरहाल नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। हमारी गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका और इसमें अब असलहे का भी खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की जानें भी ली जा रही हैं, लोगों को ज़ख्मी भी किया जा रहा है। पुलिस इस पूरी सूरत हाल में कहाँ सो रही है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो गया है। डाकू वारदात के लिए अब खुलेआम असला इस्तेमाल करने लगे हैं। पुलिस ये तमाम वारदातें रोकने में मुकम्मल नाकाम है, जबकि गुज़िश्ता साल की निस्बत जनवरी के इब्तिदाई 2 हफ्तों में जराइम की शरह 30% बढ़ चुकी है। शहर कायद में डाकुओं का राज है, जबकि शहरी बेआरो मददगार हैं। डाकुओं, लुटेरों, चोरों ने 800 से ज़ायद शहरियों को मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया है। 90 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीनी जा चुकी हैं और 1050 के करीब गाड़ियां भी चोरी की जा चुकी हैं, जबकि गाड़ी छीनने के 4 वाक़यात हुए, चोरी के 59 वाक़यात हुए थे जो दर्ज हो सकें। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत जनवरी के 2 हफ्तों में क्राइम की शरह में 30% इजाफा हुआ है। इसी तरह कश्मीर रोड पर माँ और बहन के सामने नौबयाता नौजवान शाहरुख को कत्ल करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। उसके साथ साथ शाहरुख कत्ल केस में खुदकुशी करने वाले एहलकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया है और SSP आरिफ अजीज़ के मुताबिक मुलजिम फरजंद अली 3 मरतबा गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है। मुलजिम फरजंद अली पर बिलाल कॉलोनी में 2 मुकदमात भी दर्ज हैं। ये मुलजिम पर बहादराबाद में भी 2 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि SSP आरिफ अजीज़ ने यह मजीद बताया कि मुलजिम नाजायज़ असला रखने, डकैती की वारदात और मंशियात फरोशी में मुलव्विस था। और SSP आरिफ अजीज़ ने इस बात की तरदीद की कि मुलजिम पुलिस एहलकार फरजंद अली पुलिस की हिरासत DIG वेस्ट ऑफिस में ये तैनात रहा और इस वक्त DIG वेस्ट ऑफिस के बाहर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद मौजूद हैं। उनसे हम ज़रा इस पूरे केस की और ओवरऑल कराची की इस वक्त सिचुएशन को जानते हैं। तो नदीम, ये जो फरजंद अली से मुतालिक जो डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं, ये तो अंदर की कहानी एक्चुअल है क्या? इसने खुदकुशी की? पुलिस का तो यही बताना है ये वाकई खुदकुशी है या फिर कोई और वाकया पेश आया है? ज़रा पहले तो इस पर आप तफसील से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं ये थोड़ा आपको इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए
कि 10 जनवरी को ये वाक़या कश्मीर रोड के ऊपर रोनमा हुआ था, जिसके अंदर शाहरुख जो कि नौबेहाता दूल्हा था और उसे उसकी माँ और बहन के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इस अंधोनाक वारदात की तफ्तीश जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को सौंपी गई तो उनकी जानिब से शहर भर के अंदर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया। मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई तो ये आया हुआ कि इस वारदात के अंदर जो शख्स मुलव्विस पाया गया वो पुलिस एहलकार ही निकला, यानी फरजंद अली DIG वेस्ट ऑफिस से वेस्ट हेडक्वार्टर के अंदर तैनात था और पुलिस के अंदर पुलिस की वर्दी के अंदर अपने फ़राइज़ भी अंजाम देता था और ड्यूटी से फारिग होने के बाद शहरियों से डकैती की वारदातें किया करता था। ये कोई पहली दफ़ा नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी जो है वो फरजंद अली डिपार्टमेंट में कई मरतबा मुअत्तली का शिकार हो चुका था, जबकि 3 मरतबा गिरफ़्तार होकर जेल भी जा चुका था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस के अंदर सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है वो किस हद तक मरबूत है और क्या मैकेनिज़्म है कि जराइम पेशा अफराद जो पुलिस की वर्दी के अंदर शेल्टर हासिल करते हैं, शहरियों की जानें लेते हैं और पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल आपने बताया कि 3 बार ये जेल जा चुका था, 2 इस पर मुकदमात भी दर्ज थे। जब 2 मुकदमात इस पर दर्ज थे तो फिर ये ऑन ड्यूटी कैसे हो सकता था? यानी मुकदमात भी साथ साथ चल रहे हैं और ये उसी डिपार्टमेंट में पुलिस में ड्यूटी भी अंजाम दे रहा है अपनी। जी हाँ, दिलचस्प बात है कि ये सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि निस दर्जन से ज़ायद मुकदमात में जो है ये मतलूब रहा, बल्कि गिरफ्तारियां भी हुई। मगर इन तमाम मुकदमात के अंदर ज़मानतें हासिल करने के बाद पुलिस में जो तरीक़ेकार राइज है उसी तरीक़ेकार को इख्तियार करते हुए ये वापस बहाल हो जाया करता था। कभी सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, कभी भारी नजरानों के एवज़, तो कभी कोई ना कोई ताल्लुक़ लड़ाते हुए जो है वो वापस नौकरी के ऊपर बहाल होने के बाद अपनी मुजरिमाना सरगर्मियाँ जारी रखता था। इसके बारे में पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि इसे सियासी पुष्ट बनाई भी हासिल थी एक सियासी जमात की जानिब से और इस पुलिस एहलकार ने अपनी इन जराइम पेशा सरगर्मियों के लिए एक बाकायदा गिरोह बना रखा था। गिरोह की शक्ल में जो है ये डकैती की वारदातें किया करता था। मैं ये भी वादे कर दूं कि ये कोई कसम परी का शिकार नहीं था ये एहलकार, बल्कि इसने अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रखी थी। सुरजानी के इलाके में, गुलशन मेमार के इलाके में इसने अपने बंगले बना रखे थे। एक बेशकीमत गाड़ी का भी मालिक बताया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस के अंदर मॉनिटरिंग और एक स्क्रूटनाइजिंग का जो निज़ाम है वो किस हद तक मरबूत है कि पुलिस जो ग्रोह इसने बना रखा था वो पूरा ग्रोह पकड़ा जा चुका है। और उस ग्रोह में कौन लोग शामिल थे? वो जराइम पेशे ही लोग थे या फिर उसमें भी कोई पुलिस एहलकार मजीद इसका साथी था? पूरे ग्रोह को पुलिस ने पकड़ लिया या अभी ये कोशिश जारी है पुलिस की? जी, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया उन तमाम मुल्ज़िमान को या गिरोह में शामिल तमाम अनासर को गिरफ़्तार किया जा चुका है या नहीं। चूँकि पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई गिरफ़्तारियाँ ज़ाहिर नहीं की गई हैं। अलबत्ता ज़राए ने हमको ज़रूर इस हवाले से तस्दीक करी है कि अली फरजंद के दीगर 3 साथी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस की तहवील में, जो कि इसी किस्म की वारदातों के अंदर पुलिस को मतलूब थे। ताहम उनसे मज़ीद तफ्तीश का भी सिलसिला जारी है। पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि इस तफ्तीश के दौरान होशरबा जो है इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि पुलिस एहलकार, कई और पुलिस एहलकार भी इसी किस्म की जराइम की सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस पाए गए। तो यकीनी तौर पर पुलिस की मजमूई कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है कि ये जो मैकेनिज़्म है पुलिस के अंदर, आया जराइम पेशा अनासर पुलिस के अंदर नौकरी इख्तियार करते हैं, शेल्टर लेते हैं और उसके बाद अपनी इन्हीं मुजरिमाना सरगर्मियों को जारी रखने के लिए। नदीम साथ ही रहेगा, जरा आपकी तरफ वापस आता हूं, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। सालेक अहमद चनाई साहब, साबिक CPSC चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या शाहरुख के कत्ल का पेश आया, ये अली फरजंद नामी ये शख्स पुलिस एहलकार था, ऑन ड्यूटी था, मुकदमात भी इस पर चल रहे हैं कोई 19 दर्जन के करीब, और उसके बावजूद ये ड्यूटी देता रहा। तो ये हमारी पुलिस का निज़ाम है। जब इस तरह के निज़ाम में ये एहलकार उस महकमे में काम भी करेंगे और उसकी आड़ लेकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे, तो ये जराइम का खात्मा कैसे मुमकिन हो सकेगा हमारे माशरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बड़ी शर्मिंदगी की बात है और ये मेरा जो स्टैंड है, जो मैं हमेशा आपके प्रोग्राम से मैं कहता रहा हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस को या इलाके की पुलिस को यह ना पता हो कि वहाँ पर जो है वो जराइम पेशा अनासर कहाँ होते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रहते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसका जो एक CIA का निज़ाम है अरताने का, उनमें उनको पूरी खबर होती है कि कौन से जराइम पेशा अनासर कहाँ रहते हैं और ये स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो उनकी निगाह से छुपे हुए नहीं है। तो मैंने हमें ये दिया है
और ये थानों की पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। अहमद साहब किस सतह तक इल्म होता है लोगों को? ये आप कह रहे हैं कि जराइम पेशा अनासिर का इल्म होता है महकमे को, तो वो आला मतलब IG DIG लेवल तक के लोगों को ही पता होता है? देखिए, मैं महकमे की बात नहीं कर रहा, मैं उस पर्टिकुलर थाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो पर्टिकुलर थाना जिम्मेदार है, उसके इल्म में ये बात होती है। होता क्या है, मैं आपको ये समझा दूं, ये सारे क्राइम जो हैं, स्ट्रीट क्राइम जो हैं, वो जमरे में आते हैं कि जो स्पेशलाइज यूनिट के जमरे होते हैं, और स्पेशलाइज यूनिट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्राइम को देखने को। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि जो स्पेशलाइज यूनिट है, ये क्या 200-250 अफराद पे मुश्तमिल यूनिट या 300 अफराद पे भी हो, क्या कराची के 112 थाने और कराची की 2.5 करोड़ के जायद आबादी को मैनेज कर सकते हैं? वो कभी नहीं कर सकते। ये काम कर सकता है, थानेदारों को चूंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए वहां पर ये लोग नादर पिदर आजाद होते हैं और वहां पर फिर क्राइम जन्म लेते हैं। सही। अच्छा नदीम, ये जब ये इसने खुदकुशी की, जो पुलिस एहलकार इसको गिरफ्तार करने पहुंचे थे फरजंद अली को, तो ये क्या उन पर भी इस वाक़े से मुतालिक कोई इंक्वायरी हो रही है कि आया वाकई उसने खुदकुशी की है या फिर ये पुलिस बयान कर रही है, यानी असल में बात कुछ और है और इसको खुदकुशी का केस बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि फाइल को बंद किया जा सके? या अगर यूं कहा जाए कि पुलिस की जानिब से फेस सेविंग की एक कोशिश की गई है। मतलब ये नदीम से मैंने पूछा, इस सारे वाक़े को जो है वो जी नदीम आप बात जारी रखिएगा। इस सारे वाक़े को जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से यूं ही जाहिर किया जा रहा है कि फरजंद अली ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है ख़ुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाया, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मगर मीडिया भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखता, चूँकि इस किस्म के अनासर का माशरे से ख़ात्मा ज़रूरी है। आया वो किसी भी सूरत में हुआ हो, तो यकीनी तौर के ऊपर मीडिया की जानिब से भी इस वाक़े को ज़्यादा कुरेदा नहीं जा रहा। गो कि हमें ज़राए से इस हवाले से तस्दीक हुई है कि इस फरजंद अली को गुज़िश्ता एक रात कबल जो है वो सुरजानी के इलाके से हिरासत में लिया जा चुका था। जी अच्छा, तो अहमद साहब, जब ये इस तरह के मुल्ज़िमान होते हैं, इनको तो जिंदा पकड़ा जाना ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है ताकि इनसे तफ्तीश के बाद पता चल सके कि और कौन कौन से लोग इदारे में या महकमे में इस तरह के जराइम में मुलविस हैं। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं इस तरह के मुल्ज़िमान को या तो ये पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, और अब यहाँ ये खबर आई है कि इसने खुदकुशी कर ली। तो ये इस खबर पर आपको यकीन आ रहा है कि वाकई खुदकुशी का ही केस होगा? देखिए, मैं नदीम भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि चाहे खुदकशी हो या चाहे वो पुलिस मुकाबले में मारा गया हो, मैं ये समझता हूँ कि इसका एंड जो है वो यही होना चाहिए था, उसका एंड हो गया। आप जहाँ तक ये कहते हैं कि जी जिंदा गिरफ्तार हो जाता, तो मुझे ये बताइए कि जो जिंदा गिरफ्तार होते हैं उसमें से कितनों को सज़ा होती है, कितने लोग बच जाते हैं? इसके बाद इसका एक कोर्ट का एक तवील निज़ाम होता है। कोर्ट भी कानूनी तकाज़े पूरे करने की बात करती है। हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इतना गंदा है कि हम उस निज़ाम को जो है उस निज़ाम के ज़रिए सजाएं नहीं दिलवा सकते। आज मुझे ये बताएं कि कराची में जो कराची ऑपरेशन के दिनों की बात मैं अगर कर रहा हूँ, मैं 2015 के बाद ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, जो नामी गिरामी क्रिमिनल्स पकड़े गए थे, 80 जी केसेस की हो चुकी है, तो कहाँ से इंसाफ? तो ये सारी चीजें हम सब लोगों के लिए जो है वो आई ओपनर है कि हमें ये देखना है कि हमारा निज़ाम अदल ठीक हो जाए और साथ साथ मुजरिमों को वाकई में सजा मिले। जहाँ तक लेकिन अहमद साहब, ये तो आप एक बड़े लॉन्ग टर्म प्लान की बात कर रहे हैं ना, ये तो इस्लाहात वाली बात है। लेकिन अभी तो क्योंकि शहर कायद की गली गली के कोने पर ऐसा लगता है कि खौफ की फिजा कायम है, कोई किसी को किसी वक्त लूटने आ सकता है। शॉर्ट टर्म इस पर कैसे काबू किया जा सकता है? देखिए, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि शाहरुख के खतरे का कातिल जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया, और जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा निज़ाम अदल जो है वो उनको सजाएं नहीं दिलवा सकता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको पुलिस मुकाबले में खामोखा मार दिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म की बात है वो हमने कर ली। शॉर्ट टर्म की बात यह है कि कराची के थानों को जो है वो असर नौ जिम्मेदारी दी जाए, और अगर वहाँ कोई क्राइम होता है तो वो थानेदार रिस्पॉन्सिबल होगा। वो हम स्पेशलाइज्ड क्राइम यूनिट की तरफ ना देखें। अच्छा। वो अपनी जगह पर अलग काम करें, लेकिन थाने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रीट क्राइम माना हो। ठीक है। अच्छा नदीम, जब ये शाहरुख वाला वाक़या पेश आया और उस तरह के दूसरे वाक़यात जब पेश आते हैं, तो उसके बाद इन इलाकों में जहाँ पर ये वाक़यात हुए, क्या पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ती है? वहाँ पर कुछ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती है? यानी वाक़यात पेश आने से पहले तो पुलिस हरकत में नहीं होती, वाक़यात पेश आ जाने के बाद क्या मुतारिक होती है पुलिस मुतल्लिका इलाकों में?
जी, ज़बानी जमा खर्च की हद तक के तो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो बड़ी हद तक के सूदमंद होती है, ताहम अमली तौर के ऊपर ऐसा कोई मैकेनिज़्म नज़र नहीं आता कि पुलिस की जानिब से शहर में मरबूत पिकेटिंग या पेट्रोलिंग का कोई निज़ाम राइज किया गया हो। ज़बानी जमा खर्च के ऊपर रोज़ाना इस किस्म की प्रेस रिलीज़ें जारी की जाती हैं, बयानात जारी किए जाते हैं, मगर दर हकीकत हमें इस शहर में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों का सद्देबाब दिखाई नहीं देता। पुलिस के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके ज़रिए शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम और इस किस्म की वारदातों पे काबू पाया जा सकता था, मगर उसको नाफिजुल अमल करने के हवाले से हमें कोई अमली कोशिश ना हुकूमती सतह के ऊपर दिखाई देती है, ना ही पुलिस इस हवाले से किसी सतह के ऊपर। पूरे के पूरे निज़ाम को बदलना पड़ेगा जब इस तरह की वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चुनाय साहब, साबिक CPLC चीफ हमारे साथ मौजूद थे। नदीम अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया, बोल न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हमारे जो इस वाक़े को भी कवर कर रहे हैं और उससे मुताल्लिक भी उन्होंने तमाम तरह तफसीलात से आगाह किया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।